हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक निबंध, एक लंबी कविता का अंत को पढ़ रहे हैं। मैंने इस पाठ से संबंधित पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत इस निबंध के कुछ अंश को पढ़ाया है और यह वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस में जो पाठ शामिल किए गए हैं उनसे संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है जो 3rd सेमेस्टर के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उनके फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी से संबंधित जो भी पाठ उनको पढ़ाया जाता है उनसे संबंधित प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार किया है, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। चलिए आरंभ करती हूँ पार्ट 2 के अंतर्गत एक लंबी कविता का अंश शीर्षक निबंध का यह अंश। लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में क्या भरा हुआ है? भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो ऐसे भ्रष्टाचार से भरे समाज में यदि किसी को रहना होता है तो उसकी समझदारी किस बात में है कि शैतान से समझौता करके गधे को काका बना ले। जैसे हिंदी में एक मुहावरा है ना, गधे को बाप बनाना। यानी अपने मतलब के लिए लोग क्या करते हैं, जो मूर्ख होते हैं उनको भी अपना बहुत सम्मान देते हैं। तो स्थिति आज हमारे समाज की ऐसी ही हो गई है। यदि आपको इस समाज में जीना है तो आपको क्या करना पड़ता है? इन्हीं शैतानों को, इन्हीं भ्रष्टाचारियों को सम्मान देना पड़ता है। ऐसे समाज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो शक्तिशाली लोग हैं उसकी यहाँ में हाँ सब लोग मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, उनके बच्चे जो है दर बदर भटकते रहेंगे। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब हैं, फटेहाल हैं, उसकी कद्र नहीं की जाती है, भले ही वे कितने नैतिक क्यों ना हो, परंतु उसको महत्व नहीं दिया जाता है। अब देखिए, तो ऐसी दयनीय शनिचरी दशा से बचने के लिए अगर हमारे नवयुवक चतुरता का प्रयोग करें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो लेखक का कहना है कि अगर हमारे नवयुवक चतुरता के साथ इन शक्तिशाली लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ये बड़ी ही समझदारी का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा करके वे दयनीय शनिचरी दशा से बचते हैं। दयनीय शनिचरी दशा मतलब जैसे शनिदेव का प्रकोप होता है ना, तो मनुष्य को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से ये शक्तिशाली लोग क्या करते हैं, इनके जीवन में विपत्ति का पहाड़ ला देते हैं। यदि इन शक्तिशाली लोगों के हाँ में हाँ ना मिलाया जाए तो ये लोग क्या करते हैं, इनके जीवन को मुसीबतों से भर देते हैं। तो आज के नवयुवक यदि चालाकी से, चतुरता से इन शक्तिशाली लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वे भी तो रावण के किसी दास के अनुदास के उपदास से अपना रिश्ता कायम करने में लगे हुए हैं। और रावण के राज्य का एक मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में तो ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो किसी रावण के दास के अनुदास के उपदास हैं, यानी किसी न किसी की क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। और इस रावण के राज्य का एक नियम क्या है कि जो सच्चाई है उस सच्चाई पर क्या करो, पर्दा डालो, यानी उसे ढक दो, छिपा दो। यही आज के समाज का नियम बन चुका है। इसलिए हमारे बहुत से कवि और कथाकार हमारे डर के उस वास्तव नहीं लिखते हैं जिसे वे भोग रहे हैं। यही वजह है कि हमारे देश के बहुत से लेखक हैं, कथाकार हैं जो सच्चाई का बयान नहीं करते हैं, जो सच्चाई उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि वे उस वास्तव को इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कवि हैं, लेखक हैं, कथाकार हैं, ये उन शक्तिशाली लोगों की सच्चाई को इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय, यानी उनके साथ उनका इतना परिचय है, वे उनके इतने दास बन चुके हैं कि उस वास्तविकता से वो उड़ जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं। अनुभूत वास्तव का आज जितना अनादर है उतना पहले कभी नहीं था। लेखक बतलाते हैं कि आज हमारे समाज में वास्तविकता का जितना अपमान होता है, जितना अनादर होता है, इतना पहले कभी नहीं हुआ था। यह नहीं कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है। अयथार्थवादी का अर्थ हो गया यथार्थ विरोधी, यानी सच्चाई का विरोध करने वाला। कि आज का कथा साहित्य जो है वह सच्चाई का विरोधी है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ, यानी अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियां और उपन्यास गढ़ना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज का जो लेखक है, आज के जो कथाकार हैं, वो क्या करते हैं, यथार्थ के नाम पर, यानी सच्चाई के नाम पर अनुभूत यथार्थ, यानी उन्हें अपने जीवन में जो सच्चाई का अनुभव हुआ है उसे छोड़ देते हैं और क्या करते हैं,
किसी दूसरे के यानी किसी और के यथार्थ के आधार पर कहानियां और उपन्यास लिखना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के जो लेखक हैं वे सच्चाई से काफी दूर हैं और वे आजकल सच्चाई के नाम पर अपने अनुभवों के आधार पर सच्चाई नहीं लिखते हैं, बल्कि दूसरों के अनुभवों के आधार पर कहानी या उपन्यास लिखना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है। लेखक यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे लेखक जो है प्रतिभाहीन है, उनके पास कोई प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहना चाहता हूं कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं हम समझौता करें। लेखक का यह कहना नहीं है कि आजकल के लेखक जो है प्रतिभा संपन्न नहीं है या फिर झूठ लिखते हैं। वे कहते हैं कि आजकल के लेखकों में प्रतिभा तो है, परंतु वह भावना, गहराई और पीड़ा नहीं है जो मनुष्य के अंतरात्मा, मनुष्य के विवेक चेतना को झकझोर कर रख दे। जैसे कि आप जब किसी कहानी को पढ़ते हैं तो पढ़कर क्या होते हैं, वह आपके अंतरात्मा से जुड़ता है, उस कहानी को आप हृदय से महसूस करते हैं। ऐसी भावनाओं का अभाव जो है आजकल हम लोग साहित्य में देखते हैं। लेखक के हृदय में भी वह बात नहीं है। यही कारण है कि ऐसा जोश उनकी रचनाओं में नहीं दिखता है, क्योंकि आजकल के लेखक जो है बहुत जरूरत से ज्यादा समझदार बन गए हैं और समाज के उच्च वर्ग से समझौता करके वही लिख रहे हैं जो वे उनसे लिखवाना चाहते हैं। यानी आजकल क्या है, खुशामदी का दौर है, चापलूसी का दौर है। आजकल के लेखक क्या करते हैं, शक्तिशाली वर्ग की चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं और वही साहित्य लिखते हैं जो धनी और शक्तिशाली वर्ग के लोगों के इच्छा अनुरूप हो। आज के साहित्यकार का आयुष्य क्रम क्या है? आयुष्य क्रम ने जीवन का क्रम या जीवन का चक्र। जैसे कि आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है ना कि तितली का जीवन चक्र, मेढक का जीवन चक्र, मच्छर का जीवन चक्र, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो एक अवस्था है उसे हम लोग कह रहे हैं जीवन चक्र। तो यहाँ पर मनुष्य का जीवन का चक्र क्या है? विद्यार्जन, डिग्री और इसी बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह, घर, सोफा सेट, एरिस्टोक्रेटिक लिविंग, महानों से व्यक्तिगत संपर्क, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिका या रूस जाने की तैयारी, किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद, किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंचे किस्म की नौकरी। तो मनुष्य का जीवन चक्र बस इन्हीं चीजों में बनकर रह गया है कि मनुष्य क्या करे, अपने जीवन में सबसे पहले विद्या प्राप्त करे, फिर बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करे, इसी बीच वह साहित्य की रचना भी कर ले, अच्छा विवाह हो, अच्छा घर बनाए, घर में अच्छे फर्नीचर आए, सोफा वगैरह आए और एरिस्टोक्रेटिक लिविंग यानी उनका जीवन जो है एकदम शान शौकत से भरा हो। इसके बाद वे महान लोगों से उनका व्यक्तिगत संपर्क बढ़े, बड़े बड़े प्रकाशकों द्वारा वे अपनी पुस्तकों का प्रकाशन कराए, इसके साथ ही साथ उन्हें सरकारी पुरस्कार प्राप्त हो अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि उसके जीवन में मिले और अपने जीवन के 40वें वर्ग में के आसपास क्या करे, अमेरिका या रूस जाने की तैयारी कर ले। इसके बाद किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद करे। इसके बाद उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उसका जो है अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद किया जाए और किसी भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंचे पद की नौकरी मिल जाए। तो आजकल के जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक हैं, उनके जीवन का यही चक्र है, उनके जीवन का यही उद्देश्य बन गया है। अब मुझे बताइए कि यह वर्ग क्या तो यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा और क्या आदर्शवाद। लेखक कहते हैं कि अब इस बात का खुद आप निर्णय कीजिए कि इस वर्ग के जो लेखक हैं या साहित्यकार हैं वे अपने साहित्य में यथार्थवाद को प्रस्तुत करेंगे या आदर्श की बात लिखेंगे। स्वामी विवेकानंद आज से कोई 100 बरस पहले यह घोषित कर चुके थे कि भारत के उच्चतर वर्ग नैतिक रूप से मृतक हो गए हैं। वे कहते हैं कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवत हो गए हैं। यहाँ पर लेखक ने विवेकानंद द्वारा कही गई एक बात जो उन्होंने 100 वर्ष पहले कही थी, यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा 100 वर्ष पहले घोषित कर चुके एक बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने क्या कहा था कि भारत के जितने उच्च वर्ग के लोग हैं उनका नैतिक पतन हो चुका है, वे नैतिक रूप से मृतक हो चुके, उनका नैतिक यानी चारित्रिक पतन हो चुका है। और उन्होंने क्या कहा था कि भारतवर्ष की एकमात्र आशा या उम्मीद कौन है, भारतवर्ष की जनता है, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग क्या हैं, शारीरिक और नैतिक यानी चारित्रिक दृष्टि से मृतवत हो गए, यानी उनका पतन हो गया है।
अगर उच्चतर वर्गों की यह हालत उस समय थी तो आज हम सिर्फ यह कहेंगे कि इस समय भारत के उच्चतर वर्ग दैहिक रूप से खूब प्रबल हो गए हैं और जहां तक नैतिकता का प्रश्न है वह न पहले कभी थी न आज है। तो लेखक का कहना है कि आज से 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही थी कि भारतवर्ष के जितने उच्चतर वर्ग के लोग हैं उनका नैतिक पतन हो चुका है। तो लेखक का कहना है कि आज हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि भारत के जितने उच्चतर वर्ग के लोग हैं वे दैहिक यानी शारीरिक दृष्टि से काफी प्रबल हो गए हैं। उनकी बेहतर जीवन शैली और अच्छे खान पान से वे शारीरिक दृष्टि से काफी मजबूत हो गए हैं। जहां तक नैतिकता का सवाल है यानी नैतिक या चारित्रिक दृष्टि से उनका पतन पहले ही हो चुका था और आज भी उनका नैतिक पतन हम देखते हैं। नैतिकता के स्थान पर आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। जहां तक नैतिकता की बात की जाए तो हम वहां क्या देखते हैं, सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता यानी मौका परस्ती। स्वामी विवेकानंद ने एक बार यह भी कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर है। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी है, उनमें अभाव ही अभाव पाए गए। अब इस व्यवस्था की भी परीक्षा कर ली जाए, अगर और किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए ही क्यों न सही। ध्यान में रखिए बातें जो स्वामी विवेकानंद ने कही रूसी राज्य क्रांति के पहले कही गई है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वे समाजवादी थे यानी समाज के पक्ष में थे और इसलिए उन्होंने कहा है कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर है, यानी कुछ ना मिलने से कम कुछ तो मिले, यानी पूरी रोटी ना मिले तो क्या हुआ, आधी रोटी तो कम से कम मिले। लेखक कहते हैं कि अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी है। लेखक का कहना है कि विवेकानंद जी ने कहा था कि समाज की जो अन्य व्यवस्था है उसमें बहुत तरह की कमियां पाई गई है, तो क्यों नहीं इस नई व्यवस्था की भी परीक्षा लेकर देखी जाए। और यह बात जो उन्होंने कही थी वह कब कही थी, रूसी राज्य क्रांति के पहले। तो रूसी राज्य क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में, यानी विवेकानंद जी ने 1917 से पहले यह बात कही थी। मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लिया, इसलिए कि अब मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूँ और पीछे की ओर देखने का अभ्यास कर रहा हूँ। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण क्यों प्रस्तुत किया, क्योंकि लेखक को महसूस होता है कि वे अब बुजुर्ग हो रहे हैं, इसलिए उन्हें पीछे देखने की आदत हो। जैसे लोगों की जब उम्र बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, अपनी पिछली जिंदगी की ओर देखते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्हें जीवन में क्या मिला, उन्होंने क्या गलतियां की, इस तरह से वे अपने जीवन की समीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक इसी बात को कहते हैं कि चूंकि वे अब बुजुर्ग हो रहे हैं इसलिए वे पिछली जिंदगी को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन यह मैं भी बता देना चाहता हूँ कि आज का उच्चतर वर्ग अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है। लेखक कहना चाहते हैं कि आज का जो उच्च वर्ग है वह बहुत अधिक मूर्ख हो गया और प्रतिक्रियावादी हो गया। वह इस समय साहित्य में ऐसे विचारों का प्रचार करना चाहता है जिनके द्वारा हमारा साहित्यिक व्यक्ति अनुभूत वास्तवों की पाशविकता और मानवीयता पर पर्दा डाल दे और वह जनता की ओर उन्मुख ना हो। तो लेखक का कहना है कि आज के अमीर और प्रभावशाली वर्ग के लोग समाज में ऐसे विचारों को फैलाना चाहते हैं जिससे साहित्य में जनता की समस्या, उनकी वास्तविक स्थिति, दशा को क्या करे, छिपा दिया जाए, उसे व्यक्त ना किया जाए और जनता की वास्तविक दशा को सामने ना आने दिया जाए। और वह नहीं चाहते हैं कि जनता उसकी ओर देखे भी, यानी कहना चाह रहे हैं कि जो उच्चतर वर्गों की वास्तविकता है उसे छिपाया जाता है और जो मानवीयता की बातें होती है उस पर भी पर्दा डाला जाता है। जनता के विरोध का एक उदाहरण लीजिए। हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। नई कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी हैं। तो लेखक का कहना है कि जनता के विरोध का एक उदाहरण उन्होंने बताया क्या कि जो नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे विचारों को प्रकट किया है जो नितांत क्या है, प्रतिक्रियावादी हैं, यानी वो आम जनता की दशाओं और विचारों का विरोध करते हैं। नई कविता की फॉर्म यानी उसकी जो शैली है उस पर सवाल नहीं है, तो किस पर सवाल है, उनके दृष्टियों पर, यानी उनके नजरिए पर, उनके दृष्टिकोण पर, जो लेखक के हिसाब से गलत है और गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, नए कवियों की शैली पर नहीं बल्कि उनके दृष्टियों पर आपत्ति प्रकट की है जो इन कविताओं में दिखाई पड़ती है
और यह दृष्टिकोण उन्हें गलत तथा प्रतिक्रियावादी लगता है। आज के युवक की बाह्य स्थिति यानी बाहरी और अंतर स्थिति भीतरी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अगर बाह्य जगत में काम करना पड़ा तो ला मुहाला मुझे भीड़ बन जाना पड़ेगा। मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तिगत के परिहार का अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है, इसलिए मेरी मुक्ति कहीं भी नहीं है। तो लेखक यहाँ पर आज के युवक के बाहरी और भीतरी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर बाह्य जगत में यानी बाहरी जगत में अगर किसी को काम करना पड़ा तो क्या होता है, आखिरकार उसे भीड़ बन जाना पड़ता है। यानी आज का नवयुवक जो है वह भीड़ से घबराता है, क्योंकि भीड़ में रहकर वह आम इंसान बन जाता है और उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, परिहार होता है। तो आज के युवक जो होते हैं वे क्या करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। वे क्या करते हैं, भीड़ से अलग होकर जीना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ और जुलूस में उसके व्यक्तित्व का परिहार हो जाता है, वह आम इंसान बन जाता है, उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। और भीड़ और जुलूस क्या करती है, उसके अंतर व्यक्तित्व का संहार यानी नाश कर देती है। इसलिए वह सोचता है कि यहाँ भी मेरी मुक्ति नहीं है, यानी यहाँ भी उसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। एक पुराना प्रयोगवादी कवि भी भीड़ से घबराता है। लेखक कहते हैं कि आज के नवयुवक या आज के कवि भीड़ से घबराते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पुराने प्रयोगवादी कवि हैं वे भी भीड़ से घबराते हैं। भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वह उससे दूर हटना चाहते हैं, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। और लेखक कहते हैं कि जो पुराने प्रयोगवादी कवि हैं वे भी भीड़ से घबराते हैं। क्यों? ताकि उनकी पहचान न खो जाए, यानी वे अपनी पहचान खोने से डरते हैं। इस तरह से वे भीड़ के प्रति क्या, अपनी घृणा व्यक्त करते हैं। उनके विचारों में भीड़ के प्रति घृणा दिखाई देती है। निसंदेह ये दोनों कवि माने आधुनिक कवि और प्रयोगवादी कवि अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं, मेरी तरह से नहीं। किंतु ऊपर मैंने उनके दृष्टि के संबंध में लिखा है, न कि उनकी विशिष्ट पंक्तियों के विशिष्ट आशय के संबंध में। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पर मैंने दोनों कवियों यानी आधुनिक कवि और प्रयोगवादी कवियों के संबंध में जो अपनी बातें कही है वह उनके दृष्टिकोण के बारे में कहा है, उनके द्वारा लिखे गए किसी रचना की किसी पंक्ति की व्याख्या के संबंध में नहीं, उसके किसी विशेष अर्थ के संबंध में नहीं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वह संगठित है। जहां संगठन है वहां एक प्रेरणा और एक उद्देश्य भी है। जहां एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहां एक स्फीत और सक्रिय चेतना है। देश विदेश के पिछले इतिहास में यह सूचित होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा वह अच्छी तरह से जानता है कि अगर एक स्थान में बहुत सी जनता अगर इकट्ठा हो जाती है तो वह एक संगठन के रूप में वह संगठित होती है। और जहां पर वह संगठन है यानी जहां पर सभी लोग संगठित होते हैं तो वहां पर एक प्रेरणा और एक उद्देश्य होता है, यानी लोग एक उद्देश्य और प्रेरणा को लेकर ही संगठित होते हैं एक जगह पर। और जहां पर प्रेरणा और उद्देश्य होता है वहां पर क्या होती है, उसकी चेतना जो होती है वह सक्रिय होती है। देश विदेश के पिछले इतिहास में हमें यह सूचित होता है यानी ज्ञात होता है, यानी देश विदेश के अगर इतिहास को देखा जाए तो हमें यह मालूम होता है, ज्ञात होता है कि संगठित जनता ने असाधारण कार्य किया है, यानी जनता ने संगठित होकर के ही बड़े बड़े उद्देश्य को प्राप्त किया है। ये अगर हम इतिहास को देखें तो हमें समझ में आता है। हाँ, यह सही है कि इस संगठित जनता की प्रेरणा और उद्देश्य को देखकर ही निश्चित करना होगा कि यदि वह प्रेरणा और उद्देश्य उचित है तो वह संगठित एकत्रीकरण भी सर्वथा उचित है, और यदि वह प्रेरणा और उद्देश्य गलत है तो संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। लेखक का कहना है कि संगठित जनता यानी जब जनता एक जगह संगठित होती है तो उसकी प्रेरणा और उद्देश्य को देखकर ही आप इसे निश्चित कर सकते हैं कि वह जो एकत्रीकरण यानी उनका एकजुट होना है वह उचित है या अनुचित है। यदि उसका उद्देश्य या उसकी प्रेरणा गलत होगी तो उनका एकत्रीकरण भी अनुचित कहलाएगा। किंतु हमारे कई नए कवियों को उस एकत्रीकरण से ही डर लगता है, जिसे जनता का सामूहिक दृश्य कह सकते हैं। उसे सामूहिकता से चिढ़ है। क्यों? तो लेखक कहते हैं ये जो जनता का एकजुट होना, उनकी जो सामूहिक दृश्य है, इससे नए कवियों को क्यों चिढ़ है ये उन्हें समझ में नहीं आता है। इसके बाद लेखक जो है पुनः बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं कि इसलिए कि पश्चिमी विचार पत्र उसे वैसा ही सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कारण बतलाया है कि हमारे नए कवि जनता के एकत्रीकरण से क्यों डरते हैं। तो इसका कारण क्या बताया है? कारण बतलाते हैं कि पश्चिमी विचारधारा यानी पश्चिमी पत्र पत्रिकाओं में जो
विचारधारा अभिव्यक्त होती है वह विचारधारा ही उन्हें सिखा रही है। उसे सिखाया गया है कि सचेत आत्मनिर्णित विवेक परक संकल्प से शून्य होकर व्यक्ति अपने को समूह में विलीन कर देता है। इसलिए हे जागरूक सचेत महानुभव, तुम अपने को समूह में विलीन मत करो। यानी पश्चिमी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विचारधारा हमारे देश के जो नए कवि हैं उनको क्या सिखाती है कि जब व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, यहाँ पर जो कहा गया ना, सचेत आत्मनिर्णित विवेक संकल्प शून्य से होकर, यानी सोचने समझने की जब शक्ति समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं को क्या करता है, एक समूह में शामिल कर देता है, विलीन कर देता है। अतः जब उसमें खुद की सोचने की क्षमता नहीं रहती है तो वह खुद को किसी भीड़ में शामिल कर देता है। इसलिए समाज के सचेत और जागरूक लोग, यानी किसे कहा गया है, नए कवियों को, तुम भीड़ में शामिल ना होना, ना विलीन होना। दूसरे शब्दों में जनता समूह है वह अज्ञ है। पश्चिमी देशों में प्रकाशित होने वाली जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसकी विचारधाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे नए कवियों में, कि जनता समूह है वह अज्ञ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या कहा गया है कि जनता समूह है यानी भीड़ है, वह क्या है, अज्ञ यानी अज्ञानी है, अंधकारग्रस्त है, अंधकार से भरे हुए, अज्ञानता से भरे हुए हैं, इसलिए वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है। यही वजह है कि वह भीड़ में शामिल हो जाती है, अतः उसका साथ मत दो। इसलिए नए कवियों को कहा गया है कि जनता का साथ मत दो क्योंकि वे अज्ञ है, अज्ञानी है, बल्कि तुम सचेत व्यक्तित्वशाली प्राण केंद्र हो। यानी तुम कौन, नए कवि, वे कैसे हैं, सचेत हैं, जागरूक हैं और असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उसमें अपने आप को विलीन मत करो। इसलिए ये पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विचारधाराएं नए कवियों को क्या सिखाती है कि तुम खुद को साधारण लोगों की भीड़ में शामिल मत करो। अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा यानी सोच, ये कौन सी विचारधारा, ये पश्चिमी विचारधारा कैसी है, अत्यंत प्रतिक्रियावादी है, वह जन के प्रति घृणा पर आधारित है, जन के प्रति यानी जनता के प्रति नफरत पर आधारित है और बुद्धिजीवियों को जनता से अलग करके रखने का एक उपाय है। और समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको जनता से अलग रखने की इसमें कोशिश की जाती है। यह विचारधारा यानी सोच अब तक भारत में नहीं थी, वह इस समय उपस्थित है। पहले यह सोच जो है, पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव हमारे देश के कवियों पर नहीं था, लेकिन आज है। सब नए कवि जनता को घृणा नहीं करते। लेखक का कहना है कि जितने भी नए कवि हैं सभी क्या जनता से घृणा करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा को अपनाते हैं। यह विचारधारा नहीं है, परंतु कुछ ऐसे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं जो इस प्रतिक्रियावादी यानी पश्चिमी विचारधारा को अपनाते हैं। यह विचारधारा नहीं है। हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र राष्ट्रग्रस्त माने जो पतन की ओर चले जा रहे हैं, साम्राज्यवादी देशों की विचारधाराओं को हिंदी में प्रचलित करते हैं। प्रचार के कई तरीके हैं, जैसे गोष्ठी अर्थात सेमिनार, परिसंवाद यानी जो चर्चा की जाती है, लेखन, प्रकाशन इत्यादि। लेखक का कहना है कि हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र जो पतन की ओर जा रहे हैं, वे साम्राज्यवादी देशों की विचारधाराओं को कहाँ प्रचलित कर रहे हैं, हिंदी में प्रचलित कर रहे हैं। और इसे प्रचलित करने के यानी प्रचार करने के कई तरीके हैं, जैसे सेमिनार करना, चर्चाएं करना, लेखन, प्रकाशन इत्यादि। भारत के उच्चतर वर्गों के बहुत से कर्णधार ठेठ पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं को अपनाकर उनका प्रचार करते हैं। लेखक का कहना है कि भारत के उच्च वर्ग के बहुत से लोग जो पश्चिमी देशों के जो साम्राज्यवादी विचारधारा है ना, इसका अपने देश में क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उन विचारधाराओं और दृष्टि बिंदुओं का प्रचार साहित्य में भी होता है और ऐसी विचारधाराओं का, दृष्टि बिंदुओं का प्रचार हमें कहाँ दिखाई देता है, साहित्य में दिखाई देता है। फर्क यह है, माने अंतर यह है कि यह विचारधारा अधिक सूक्ष्म, अधिक युक्ति युक्त होकर औचित्य और संगति का जामा पहनते हुए साहित्य में उपस्थित होता है। लेखक का कहना है कि ये जो विचारधारा है यह बड़ी चालाकी के साथ और तर्क के साथ, युक्ति युक्त होकर यानी तर्क के साथ, औचित्य के साथ और संगति का जामा पहनकर हमारे साहित्य में क्या है, उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी विचारधाराएं जन भय और जन घृणा पर आधारित है और ऐसी विचारधाराएं जनता से भय और जनता से घृणा इस बात पर आधारित है। देखिए इन विचारधाराओं में
जनता से घृणा का भाव निहित है। भारत के उच्चतर वर्ग पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों को अद्यतन राजनीतिक और सांस्कृतिक मनोवृत्तियों को आत्मसात करते हुए अपने सांस्कृतिक प्रभाव को विकसित करना चाहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के जो उच्चतर वर्ग के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, पश्चिम के जो साम्राज्यवादी देशों की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक मनोवृत्तियां हैं, इसे अपनाते हैं और अपनाकर क्या कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति के क्षेत्र में उसका प्रभाव फैलाना चाहते हैं। छोटे या मंझोले मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक पद और प्रतिष्ठा के लोभ में उन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, उनके दरवाजे पर कौन जाते हैं, हमारे देश के छोटे और मंझोले यानी मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक। क्यों जाते हैं? मान प्रतिष्ठा पाने के लिए। यानी हमारे देश के जो छोटे और मंझोले वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक हैं, वे मान प्रतिष्ठा के लिए पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं के जो लोग हैं, उसकी खुशामद करने जाते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, उन्हीं से सामंजस्य स्थापित करते हैं और जाने या अनजाने साहित्य में उन्हीं उच्चतर वर्गों की अद्यतन राजनीतिक सांस्कृतिक मनोवृत्तियों के, उन्हीं के प्रभावों और विचारों के, उन्हीं की दृष्टियों और भावों के संवाहक बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे जो कवि हैं हमारे समाज के, जो छोटे और मंझोले वर्ग के हैं, वे क्या करते हैं, उन्हीं उच्चतर वर्ग के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, मेलजोल बढ़ाते हैं और जाने अनजाने में, यानी जानते हुए भी और नहीं जानते हुए भी क्या करते हैं, साहित्य में यानी अपनी लेखनी में उच्चतर वर्गों की ही राजनीतिक सांस्कृतिक मनोवृत्तियों के यानी विचारों के, उन्हीं के प्रभावों के, उन्हीं के उनके दृष्टिकोण को, उनके भावों को ही व्यक्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश के छोटे या मंझोले मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक पद और प्रतिष्ठा के लालच में क्या करते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर उनकी चापलूसी करते हैं और उन्हीं से मेलजोल भी बढ़ाते हैं और जाने अनजाने में उनकी बातों को ही लिखने लगते हैं जो उच्च वर्ग के लोगों को अच्छी लगती है और उनके विचारों में उन्हीं उच्च वर्ग के लोगों के भाव दृष्टिकोण दिखाई देती है। यह एक वास्तविक जीवन तथ्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेखक का कहना है कि यह जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते, ना ही इसे झुठला सकते हैं। यहाँ तक कि उनके दरवाजे पर जाकर उनकी कृपा से सभ्य जीवन की सुंदर साज सज्जा प्राप्त करके उन अपनों से घृणा और तिरस्कार करने लगते हैं जिनमें वे जन्मे थे। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लेखकों की कि वे क्या करते हैं, उनके दरवाजे जाकर, उनके यानी उच्चतर वर्ग के जो लोग हैं, जो शक्तिशाली वर्ग है, जो साम्राज्यवादी विचारधाराओं के पोषक हैं, उनके दरवाजे पर जाकर उनकी कृपा से, यानी जब उनकी चापलूसी करते हैं ये लेखकगण, तो उनको क्या मिलता है, सभ्य जीवन मिलता है, सुंदर साज सज्जा मिलती है, यानी उनका जीवन लगता है बहुत संभ्रांत हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं, अपने ही लोगों से वे घृणा करते हैं, अपने ही वर्ग, अपने ही समाज से घृणा करते हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था। उन अपनों के जीवन की बदरंग सूरत उनमें उनके विरुद्ध एक तड़पती हुई प्रतिक्रिया पैदा कर देती है और ऐसा होता है कि उन्हें अपने ही लोगों का जीवन कैसा लगता है, बदरंग दिखाई देने लगता है और उनके विरुद्ध ही प्रतिक्रिया वे अपने साहित्य में व्यक्त करते हैं। उन अपनों से हटकर वे अपने स्वामियों या उच्च सत्ताधारियों या लाभदायक प्रभाव संपन्न व्यक्तियों की खुशामद करने में एक दूसरे की होड़ करने लगते हैं और इस होड़ के दौरान एक व्यक्ति या सत्ता के आसपास गुटिया दल बन जाते हैं। अब होता क्या है कि ऐसे लोग जो हमेशा चापलूसी करते रहते हैं उच्च वर्ग के लोगों की, वे क्या करते हैं, अपने लाभ के लिए उच्च सत्ताधारियों की क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं। और खुशामद ही नहीं करते हैं बल्कि इसमें एक होड़ लग जाती है, एक कंपटीशन हो जाता है कि कौन कितना चापलूसी कर सकेगा। यानी लेखकों का एक दल है जो हमेशा क्या कर रहा है, इन उच्च सत्ताधारी लोगों की खुशामद कर रहा है और खुशामद करने में होड़ लगाया हुआ है। और इस तरह से क्या होता है, इस होड़ के दौरान एक व्यक्ति या सत्ता के आसपास दल का निर्माण हो जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, चारित्रिक संकट उत्पन्न हो जाता है और इस तरह से एक चारित्रिक संकट का जन्म होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। अगले वीडियो में मैं एक लंबी कविता का अंत शीर्षक पाठ के शेष अंश को लेकर उपस्थित रहूंगी।
उम्मीद करती हूँ कि एक लंबी कविता का अंत शीर्षक पाठ को मैंने जहाँ तक पढ़ाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।